हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित रिट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों विश्व के भूगोल के जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं उन सभी टॉपिकों के अपन क्रम वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ेंगे। दोस्तों, आज अपना पहला नंबर का टॉपिक है वो है पृथ्वी की गतियां। और पृथ्वी की गतियां से संबंधित आज मैं आपको टॉप 80 प्रश्न है वो बताने वाला हूं। आज अपना पहला दिन है, मात्र 10 दिन के अंदर अपन है ये संपूर्ण कोर्स है वो पढ़ लेंगे। रिट मुख्य परीक्षा के लिए दोस्तों ये अमृत है। दोस्तों, आप यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं, रिट लेवल 2 एसएसटी का ये सिलेबस है। और इसमें देखिए ये टोटल यहाँ पर 9 टॉपिक दे रखे हैं, जिसमें से दोस्तों अपन अक्षांश और देशांतर है वो अलग पढ़ेंगे। आज अपन सिर्फ पृथ्वी की गतियां पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आगे आने वाली जो सभी क्लासें हैं वो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, रिट एसएसटी विश्व का भूगोल के नाम से आपको वहां फोल्डर मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर जो क्लासें हैं वो सारी जरूर देखिएगा। परीक्षा में जाने से पहले ये सारी क्लासें जरूर देखनी है आपको। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न है। देखिए, किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? बताइए, किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 23 सितंबर को। याद रखना दोस्तों, 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, विषुव या इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं होता है। बताइए दोस्तों, अभी बताया मैंने आपको 23 सितंबर, और एक और याद रखना है दोस्तों वो है 21 मार्च। 21 मार्च और 23 सितंबर, यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वर्ष भर रात और दिन कहां बराबर होते हैं? वर्ष भर रात और दिन बराबर कहां पर होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं भूमध्य रेखा पर। कहां पर? भूमध्य रेखा पर। तो यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर। आगे देखिए, उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। बताइए, उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विषुवत रेखा पर, ठीक है। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि वर्ष भर दिन और रात बराबर कहां होते हैं? तो दोस्तों भूमध्य रेखा पर। तो ये भूमध्य रेखा, ये राइट आंसर हो जाएगा इसमें, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। बताइए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन है वो कौन सा होता है? बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ये प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न भी इसमें शामिल किए गए हैं, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होता है 22 दिसंबर। यहां पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। नेक्स्ट आगे देखिए, किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा? बताइए, कौन सी तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहां पे 7 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? तो वो है 22 दिसंबर। याद रखना दोस्तों, ठीक है, याद रखना 22 दिसंबर है ये दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है। आगे देखिए, निम्नलिखित तिथियों में से किस में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? यानी कि सूर्य है वो लंबवत चमकता है। तो दोस्तों बताइए, किस तारीख को दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? तो दोस्तों छोटी मतलब शून्य हो जाती है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें 21 जून को। राइट आंसर हो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 21 जून को। आगे देखिए, ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष होता है। ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष होता है तो ये होता है दोस्तों 21 जून को होता है, ये 21 जून को। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर 21 जून को। आगे देखिए, यदि जून में लंदन में सुबह 10 बजे हैं तो भारतीय मानक समय होगा दोपहर। बताइए कितने? तो कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। तो 10 में 5.5 घंटे जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें कितने बज जाएंगे?
तो 3:30 बज जाएंगे। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोपहर 3:30 बजे। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पृथ्वी का झुकाव अपने अक्ष पर 23.4 है, इसका अर्थ है 23.4 है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है पृथ्वी पर वर्ष भर में ऋतु में परिवर्तन होता है। पृथ्वी पर वर्ष भर में ऋतु में परिवर्तन होता है। तो यहां पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, नीचे दिए गए आरेख दिन विशेष पर पृथ्वी की स्थिति को दर्शाता है। ए बी सी डी तथा ई पृथ्वी की स्थितियां हैं। कौन सी स्थिति में दिन का प्रकाश सबसे ज्यादा घंटों तक रहेगा? बताइए दोस्तों, सबसे ज्यादा घंटों तक कौन सा प्रकाश रहेगा इसमें? यहां पर देखिए ए बी सी डी दिया हुआ है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों, इसमें देखिए डी का प्रकाश है। डी का जो प्रकाश है ये दोस्तों सबसे ज्यादा घंटों तक रहेगा। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये यूं घूमेगा तो डी का सबसे ज्यादा समय तक रहेगा। आगे देखिए दोस्तों, यहां पे पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहा जाता है? पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है दोस्तों परिक्रमण काल। क्या कहा जाता है? परिक्रमण काल कहा जाता है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, ज्यादा से ज्यादा आपको सुनने की कोशिश करना है, क्योंकि सुनने से ज्यादा याद होता है। आगे देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, यह भी प्रश्न काफी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है दोस्तों। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पृथ्वी दिन कहलाता है। बताइए, पृथ्वी दिन कहलाता है तो कौन सा कहलाता है दोस्तों? दोस्तों, पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय है। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय है, वो पृथ्वी दिन कहलाता है। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति कौन सी है? बताइए, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों, किस नाम से जानते हैं? इसको अपसोर के नाम से जानते हैं दोस्तों, अपसोर के नाम से। ठीक है, अपसोर। आगे देखिए, यहां पर अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के कोण क्या है? अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के कोण क्या है? तो दोस्तों, पृथ्वी का जो कोण है वो है दोस्तों 66.5 डिग्री। कितना है? 66.5 डिग्री है, याद रखना, 66.5 डिग्री। तो यहां पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है? कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है? तो आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों। देखिए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में जो लगा समय है वो पृथ्वी दिन है की परिभाषा है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। कहां पर? अभी बताया था मैंने आपको दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। यहां पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित तिथियों में से किस पर ग्रीष्म अयनांत होता है? तो बताइए, ग्रीष्म अयनांत कौन सी तिथि पर होता है? बताया था दोस्तों, ये भी मैंने आपको 21 जून। तो यहां पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 21 जून। ठीक है, अभी बताया था मैंने आपको कि दोस्तों ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष 21 जून को होता है। ठीक है, तो यहां पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहां पे देखिए, प्रदीप्ति व्रत है। बताइए, प्रदीप्ति व्रत क्या है? ये तो सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। प्रदीप्ति व्रत है, ये क्या है? तो ये दोस्तों व्रत जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है, व्रत जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है वो कहलाता है प्रदीप्ति व्रत। तो यहां पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 22 नंबर का प्रश्न है, 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, इसका कारण है। 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, इसका कारण है। तो दोस्तों, इसका कारण क्या है? इसका कारण है सूर्य की किरणें विषुवत वर्त पर सीधी पड़ती है और इस स्थिति में कोई ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? राइट आंसर हो जाएगा वो होता है दोस्तों 22 दिसंबर को।
कब होता है? 22 दिसंबर को। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, दिन और रात होने का प्रमुख कारण है। दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है? तो वो कारण है दोस्तों इसमें पृथ्वी का अपनी दूरी पर घूमना। पृथ्वी का अपनी दूरी पर घूमना, यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है क्योंकि। ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है क्योंकि क्योंकि दोस्तों ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की कक्ष के ऊपर होता है। ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है क्योंकि ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की अक्ष पर होता है। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों किस नाम से जानते हैं? तो ये जानते हैं दोस्तों बिग डिपर के नाम से जानते हैं, बिग डिपर के नाम से। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर बिग डिपर। आगे देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? तो दोस्तों ये घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर। अभी बताया था मैंने आपको, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है तो ये होता है 22 दिसंबर को। ठीक है, 22 दिसंबर को। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो दोस्तों भारत में सबसे छोटा दिन है, ये होता है भारत में सबसे छोटा दिन, ठीक है, तो ये होता है 22 दिसंबर को। ठीक है, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन है तो वो कौन सा है? तो दोस्तों सबसे लंबा दिन है वो है 21 जून। ठीक है, 21 जून राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन है वो हो जाएगा दोस्तों 21 जून, बताया मैंने अभी आपको। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में विभिन्नता किस कारण से होती है? अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में विभिन्नता किस कारण होती है? तो दोस्तों ये होती है किस कारण? देखिए, अपने को कूट भाषा में उत्तर देना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा इसमें सही है वो बताना है। तो दोस्तों यहां पर देखिए, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय रीति से परिक्रमण, पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण। ठीक है, तो ये दोनों कारण है दोस्तों। तो यहां पर 2 और 4 है वो इसमें सही है, बाकी पहला और तीसरा है वो इसमें क्या है, गलत दे रखे हैं। तो यहां पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, दिन रात जिस कारण होते हैं वह है। दिन रात जिस कारण होते हैं वह है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो किस कारण होते हैं दिन रात? तो दोस्तों भू परिक्रमण के कारण। ठीक है, भू परिभ्रमण के कारण। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। कहां पर? बताया था मैंने अभी आपको, भूमध्य रेखा पर। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्टता से होता है? बताइए, मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्टता से होता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये होता है, देखिए, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा से दूरी पर 23.5 डिग्री अंश का झुकाव होने के कारण। तो दोस्तों इसमें दोनों ही कथन है वो क्या है, सत्य है। तो यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, मौसम बदलने का क्या कारण है? मौसम बदलने का क्या कारण है? तो दोस्तों मौसम बदलने का कारण है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, वह अपने अक्ष पर झुका होना। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न दोस्तों काफी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे देखिए, यहां पर अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। हमारे वर्ष की अवधि क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, कथन ए और कारण आर दिया गया है, बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, देखिए यहां पर कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं, गलत हो जाएगा दोस्तों, हमेशा पूर्वी दिशा में नहीं छोड़े जाते। ठीक है,
और देखिए पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, इसलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे पश्चिम दिशा में छोड़े जाते हैं, तो यहाँ पर पहला नंबर का है वो कथन इसमें गलत हो जाएगा, और कारण है वो क्या है, इसमें सही है। तो यानी कि ए गलत और आर सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पृथ्वी के परितः घूमने वाले उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद, बाहर गिराई गई गेंद दोस्तों पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर कितने समय में अपना परिभ्रमण पूरा करती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर कितने समय में अपना परिभ्रमण पूरा करती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, बताइए कौन सा, तो वो है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक सौर दिवस की अवधि कितनी होती है। एक सौर दिवस की अवधि कितनी होती है, तो ये होती है दोस्तों 24 घंटे। ठीक है, एक सौर दिवस की अवधि कितनी होती है, 24 घंटे। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पृथ्वी 1 घंटे में कितने किलोमीटर की परिभ्रमण दूरी तय करती है। पृथ्वी 1 घंटे में कितने किलोमीटर की परिभ्रमण दूरी तय करती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1610 किलोमीटर। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1610 किलोमीटर। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण परिवर्तन होता है। पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण परिवर्तन होता है, बताइए कौन सा परिवर्तन होता है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दिन और रात बनना, यानी कि दिन व रात बनना। तो यहां पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पृथ्वी का परिक्रमण मार्ग है, पृथ्वी का परिक्रमण मार्ग कितना है, तो यह है दोस्तों 96 करोड़ किलोमीटर। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 96 करोड़ किलोमीटर। आगे देखिए, पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है, तो ये पूरी करती है दोस्तों 365 दिन 5 घंटे 48 सेकंड में। यहाँ पर डी नंबर का बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक परिक्रमा पूरी करती है 365 दिन 5 घंटे और 48 सेकंड में। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण होते हैं, पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण होते हैं, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, दिन रात छोटे व बड़े होते हैं, ध्रुवों पर 6 माह के दिन और 6 माह की रातें होती है, बिल्कुल सही है। ऋतु परिवर्तन होते हैं, बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 47 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग में 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है, बताइए 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें, देखिए यहाँ पर 1,09,500 किलोमीटर की दूरी तय करती है 1 घंटे में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस तिथि को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूर होती है। किस तिथि को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूर होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 4 जुलाई को। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 4 जुलाई को। आगे देखिए, अपसौर सर्वाधिक दूर की स्थिति में पृथ्वी सूर्य से कितनी दूर होती है। अपसौर सर्वाधिक दूर की स्थिति में पृथ्वी सूर्य से कितनी दूर होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 15.2 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, करोड़ किलोमीटर। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस तिथि को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक निकट होती है। किस तिथि को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक निकट होती है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें, यह होती है दोस्तों 3 जनवरी को। ठीक है, 3 जनवरी को। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, उपसौर की स्थिति में पृथ्वी सूर्य के कितने निकट होती है, बताइए पृथ्वी सूर्य के कितने निकट होती है उपसौर की स्थिति में। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है 14.7 करोड़ किलोमीटर। 14.7 करोड़ किलोमीटर, याद रखना। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 14.7 किलोमीटर। आगे देखिए, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन व दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है कौन सी तारीख को, तो वो होता है दोस्तों 21 जून को। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, तो दोस्तों ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पड़ती है दोस्तों ये, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध का अभी मैंने इससे पिछले प्रश्न में पूछा था, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है 21 जून को। अब यहाँ पे पूछा गया है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, तो ये होता है दोस्तों 22 दिसंबर को, याद रखना है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए किन तिथियों को दिन व रात बराबर होते हैं, किन तिथियों को दिन व रात बराबर होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को दोस्तों दिन और रात बराबर होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए वसंत विषु किस तिथि को होता है, बताइए। वसंत विषु किस तिथि को होता है, ये होता है दोस्तों 21 मार्च को, राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 21 मार्च को। आगे देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में गैस राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में गैस राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इमैनुअल कांट। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कास्ते द बफन सर्वप्रथम पृथ्वी की उत्पत्ति की तर्कपूर्ण वैज्ञानिक संकल्पना का प्रतिपादन कब किया गया। कास्ते द बफन सर्वप्रथम पृथ्वी की उत्पत्ति की तर्कपूर्ण वैज्ञानिक संकल्पना का प्रतिपादन कब किया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये किया गया 1745 में, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही 1745 में। आगे देखिए कांट की वायव्य राशि परिकल्पना किस मूलाधार पर टिकी थी। कांट की वायव्य राशि परिकल्पना किस मूलाधार पर टिकी थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए कणों के आपसी टकराव के भ्रमण गति में वृद्धि होती है, निहारिका के आकार में वृद्धि के साथ गति भी होती है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें उपरोक्त सभी, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए लाप्लास ने निहारिका परिकल्पना कब दी। लाप्लास ने निहारिका परिकल्पना कब दी दोस्तों, यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दी थी दोस्तों 1796 में दी थी। कब दी थी 1796 में, ये ऑप्शन काट लेना यहाँ पे, ठीक है। सन पूछा है 1796 आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे इसको छोड़ देना। आगे देखिए चैम्बरलिन ने ग्राणु परिकल्पना का प्रतिपादन कब किया। चैम्बरलिन ने ग्राणु परिकल्पना का प्रतिपादन कब किया, तो ये किया था दोस्तों 1905 में, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही 1905 में। आगे देखिए किस विद्वान ने सर्वप्रथम वायुमंडल का संगठन, ऊष्मा की प्राप्ति तथा महासागरों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत दिए। किस विद्वान ने सर्वप्रथम वायुमंडल का संगठन, ऊष्मा की प्राप्ति तथा महासागरों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत दिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चैम्बरलिन ने। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही चैम्बरलिन। आगे देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जर्मन दार्शनिक कांट ने वायव्य राशि परिकल्पना को किस सन में प्रतिपादित किया। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जर्मन दार्शनिक कांट ने वायव्य राशि परिकल्पना को किस सन में प्रतिपादित किया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये किया दोस्तों 1755 में, ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही 1755 में। आगे देखिए कौन सी परिकल्पना निहारिका परिकल्पना की आधारशिला बनी। कौन सी परिकल्पना निहारिका परिकल्पना की आधारशिला बनी, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है वायव्य राशि परिकल्पना, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निहारिका परिकल्पना के विपरीत चैम्बरलिन ने 1905 में पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में कौन सी परिकल्पना प्रस्तुत की। तो कौन सी परिकल्पना प्रस्तुत की, तो वो है ग्राणु परिकल्पना प्रस्तुत की, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए ज्वारीय परिकल्पना किसने प्रतिपादित की थी। ज्वारीय परिकल्पना किसने प्रतिपादित की थी, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जेम्स जीन्स ने। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना में किसने संशोधन किया। जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना में किसने संशोधन किया, राइट आंसर हो जाएगा ये किया था दोस्तों जेफ्रीज ने। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर जेफ्रीज ने। आगे देखिए जेम्स जीन्स ने ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किस सन में किया।
जेम्स जीन्स ने ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किस सन में किया? राइट आंसर हो जाएगा वो किया था दोस्तों 1919 में। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जेफरीज ने जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना में संशोधन प्रस्तुत किया, तो ये प्रस्तुत किया था दोस्तों 1943 कब किया था? ये किया था दोस्तों 1929 में, ठीक है, 1929 में। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ओटोसिमिड की अंतर तारक धूल परिकल्पना किस सन में प्रतिपादित की गई? तो कौन सी सन में प्रतिपादित की गई? तो ये की गई 1943 में। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अद्वैतवादी संकल्पना का विचारक नहीं है, अद्वैतवादी संकल्पना का विचारक नहीं है, तो वो है दोस्तों चेम्बरलिन। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चेम्बरलिन। आगे देखिए द्वैतवादी संकल्पना का विचारक है, द्वैतवादी संकल्पना का विचारक है तो वो कौन है? तो वो है जेम्स जीन्स। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, रदरफोर्ड ने रेडियो सक्रिय पदार्थों के आधार पर चट्टानों की आयु निर्धारण का प्रयोग किस सन में किया? तो कौन सी सन में किया? ये इन्होंने किया था 1904 में। यहां पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जोली के अनुसार अपने प्रयोग के आधार पर सागरों में लवणता की मात्रा ज्ञात की गई। सागरों में लवणता की मात्रा है ये दोस्तों 1.6 इंटू 10 की घात 32 ग्राम दर्ज की गई है, मात्रा ज्ञात की है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जोली के अनुसार प्रतिवर्ष भूतल से कितने ग्राम लवण महासागरों में जमा किया जाता है? तो बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1.56 इंटू 10 की घात में 14, ठीक है। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, तेजोदगार तत्वों के आधार पर पृथ्वी की प्राचीनतम चट्टानों की आयु, पृथ्वी की प्राचीनतम चट्टानों की आयु दोस्तों इसमें 3 अरब 70 करोड़ है, 3 अरब 70 करोड़। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भूवैज्ञानिक समय मापनी पर सबसे बड़ी इकाई है, तो दोस्तों सबसे बड़ी इकाई है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है महाकल्प। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, महाकल्प। आगे देखिए, मत्स्य युग किसे कहते हैं? मत्स्य युग किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं दोस्तों डेवोनियन काल, मत्स्य युग को कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कोयला युग किसे कहते हैं? कोयला युग किसे कहते हैं? तो दोस्तों ये कहते हैं कार्बोनिफेरस युग को कोयला युग कहते हैं। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, खड़िया युग कहा जाता है, खड़िया युग किसे कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है किसे? तो ये क्रिटेशियस युग को कहा जाता है दोस्तों, खड़िया युग, ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये पृथ्वी की गतियां से संबंधित ये प्रश्न कंप्लीट करवा दिए गए हैं और रीट भर्ती परीक्षा लेवल 2 SST से संबंधित ये टॉपिक था। और अगर आपने पिछली क्लासें और नहीं देखी है तो दोस्तों वो जरूर देखें, प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे आपको अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे, ठीक है। और अध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।